हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम थॉर्नडाइक के लर्निंग थ्योरी को पढ़ रहे थे। इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया, इन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, यानी कि इन्होंने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया। तो जिसमें इन्होंने बताया कि जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को प्रयास करते हैं उतनी हमारी गलतियाँ क्या होती है, कम होती है। तो हमने इसको कल पिछली क्लास में कर लिया है, आप जाके यहाँ से पिछली क्लास को देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम यहाँ पे थॉर्नडाइक ने इसको 8 भागों में डिवाइड करके बताया हुआ है, जिसमें हमारा पहला है प्राथमिक, जिसको इन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है तत्परता के नियम, दूसरा हमारा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। और दूसरा हमारा है सेकेंडरी, जिसको हम द्वितीयक या गौड़िक नियम कहते हैं। उसको उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड करके बताया हुआ है। अब हम एक एक करके इसके बारे में समझते हैं कि तत्परता का नियम क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ रेडिनेस। तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडिनेस क्या होता है, यानी कि अधिगम तभी होगा कि जब बच्चे तैयार हो। यानी कि बच्चे तभी सीख सकते हैं चीज़ों को जब बच्चे खुद से तैयार हो कि हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई चाहता ही नहीं है सीखना और हम उसे चीज़ों को सिखा सकते हैं। लॉ ऑफ रेडनेस यह कहता है कि पहले खुद से तैयार होना चाहिए बच्चों को कि हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं। क्या होना चाहिए, तब जब तक बच्चा खुद से तैयार नहीं होगा तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। और दूसरा हमारा अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि अभ्यास से सीखना हमारा क्या होता है, मजबूत होता है। यानी कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी कि जितना ज़्यादा हम चीज़ों की अभ्यास करते हैं, जितना ज़्यादा हम चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, उतनी हम अच्छी चीज़ों को सीख पाते हैं, उतना हमारा सीखना क्या होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ पे अभ्यास का नियम ये कहता है कि हमें रोज़ाना अभ्यास करने से हमारा सीखना क्या होता है, मजबूत होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो गणित के सवालों को नहीं हल कर पाता है, कोई छोटा बच्चा है जो गणित के सवालों को नहीं हल कर पाता है, तो हम उस छोटे बच्चे को पहले जोड़, घटा, गुणा, भाग, फिर समीकरण बनाना, फिर न्यूमेरिकल बनाना, हम जब इन धीरे-धीरे उस बच्चा डेली प्रैक्टिस करता जाता है, तो धीरे-धीरे बच्चा खुद से सवालों को करने लगता है। यानी कि जब रोज़ाना प्रैक्टिस होगी तभी हमारा सीखना क्या होगा, मजबूत होगा। तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम जो हमारा कहता है कि प्रभाव का नियम जो हमारा है वो स्किनर के सिद्धांत से भी मेल खाता है, जो हमारा कहता है कि रोजाना अभ्यास नहीं होगा तो हमारा सीखना क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यानी कि आप डेली अगर चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका सीखना क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमारा उससे सीखना क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। यानी कि प्रभाव का नियम हमारा ये कहता है कि एक ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करो जो प्रभावी हो, जो हमारा क्या हो, जो हमारा क्या हो, प्रभावी हो। यानी कि स्टिमुलस, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस क्रिएट करो जो क्या हो, हमारा प्रभावी होना चाहिए। प्रतिक्रिया तभी होगी जब वातावरण और मस्तिष्क का असर पड़ेगा। यानी कि कल हमने जो थॉर्नडाइक की जो बिल्ली का प्रयोग था, वहाँ पे क्या था, मछली क्या थी, प्रभावी थी। मछली जो स्वादिष्ट मछली थी वो क्या है, प्रभावी थी। बिल्ली का उस पर प्रभाव पड़ा, जब बिल्ली वह सुगंध उसके नाकों तक गया तो क्या हुआ, बिल्ली पर उसका प्रभाव पड़ा और बिल्ली उसको खाने के लिए परेशान हो गई। तो क्या हुआ, हमारा यहाँ पे स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक हुआ जो हमारा मछली है। यदि स्टिमुलस प्रभावी नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति अथवा जानवर कोई प्रयास नहीं करेगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, स्टिमुलस प्रभावी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरा सेकेंडरी, जिसको इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड करके बताया, जिसको हम गौड़िक भी बोलते हैं। इन्होंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड करके बताया हुआ है, जिसमें हमारा सबसे पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम कहता है किसी भी समस्या को अनेक पहलू या प्रयत्नों से सुलझाया जा सकता है। किसी भी समस्या को अनेक पहलू या प्रयत्नों से सुलझाया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं ट्रैफिक जाम में, व्यक्ति अनेक रास्तों से इस समस्या से निपटने का प्रयास करता है। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि
हमें कोई और रास्ता मिल जाए यहाँ से निकलने के लिए, हम क्या करते हैं, कोई और रास्ता ढूँढने लगते हैं कि हम वहाँ से क्या करें, निकल सकें। यानी कि किसी भी समस्या को, पहलू को, प्रयत्नों को सुलझाया जा सके। ये हमारा क्या होता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम होता है। दूसरा है हमारा मनोवृत्ति, यानी जिसको हम अभिवृत्ति कहते हैं, जिसमें एक बच्चे की एटीट्यूड, मनोवृत्ति, मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक होना चाहिए। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है, यानी कि जैसे एक बालक कहता है कि मुझे गणित नहीं आता, तब वो नहीं पढ़ पाएगा। यानी कि एक बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका क्या हो जाए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अगर एक बालक कहता है कि मुझे गणित नहीं आता, तब वो नहीं सीख पाएगा। यदि बालक खुद से ही नेगेटिव माइंडसेट रखता है कि मैं गणित नहीं सीख सकता, मुझे गणित नहीं आता, तो वो बच्चा गणित कभी नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे का एटीट्यूड, जो मनोवृत्ति है, मानसिक जो स्वास्थ्य है, वो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इसको सीख सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, हमारा मनो अभिवृत्ति होता है, जो हमारा क्या होता है, हमारा जो होता है एटीट्यूड, मनोवृत्ति, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, सकारात्मक होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। और तीसरा हमारा मुख्य तथ्यों का नियम। मुख्य तथ्यों का नियम कहता है कि व्यक्ति का ध्यान केवल मुख्य तत्व पर आकर्षित होता है। व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो केवल क्या होता है, मुख्य तथ्यों पर क्या होता है, आकर्षित होता है। यानी कि व्यक्ति का जो ध्यान होना चाहिए, किसी भी एक काम पर फोकस होना चाहिए। यानी कि जो उसको काम करना है, बस उसका ध्यान उसी पर फोकस, यानी कि उसी की तरफ आकर्षित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं उदाहरण से। परीक्षा के समय सिर्फ और सिर्फ मुख्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं, बाकी सब हम छोड़ देते हैं। जब हमारे एग्जाम्स आते हैं तो हम देखते हैं कि हम सारे चीज़ों को छोड़ के हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी परीक्षा पर ध्यान देते हैं ताकि हमारा पेपर अच्छा हो सके। तो ये क्या हुआ, यानी कि मुख्य तत्वों का नियम कहता है कि ध्यान केवल एक मुख्य तत्व को ओर आकर्षित होना चाहिए। ये हमारा क्या है, मुख्य तत्वों का नियम कहता है। अब हम चौथा बात करते हैं कि समानता का नियम क्या कहता है। समानता का नियम कहता है कि नई परिस्थितियों में भी पिछले अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। समानता का नियम कहता है कि नई परिस्थितियों में भी पिछले अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप साइकिल सीख लेते हैं तो आप स्कूटी चलाना भी सीख सकते हैं, आप बाइक चलाना भी सीख सकते हैं। यानी कि जो आप पिछले अनुभव, यानी जो आपके पास पिछला एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर नई चीज़ों को आप क्या करते हैं, सीख सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, समानता का नियम होता है कि आप अगर साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपके लिए स्कूटी चलाना, बाइक चलाना आसान होता है। अब हम पांचवा बात करते हैं कि सहचर्यवाद का नियम। सहचर्यवाद का कहता है कि संबंधवाद, यानी कि जिसमें रिलेशन मिलता हो, किसी भी दो या दो से अधिक घटनाओं में आपस में कनेक्शन संबंध। यानी कि किसी भी दो या दो से अधिक घटनाओं में आपस में कनेक्शन का संबंध होता है, जो व्यवहारवादी के सिद्धांत से मिल जाता है। जैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे कि जब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वैसे वैसे आप क्या करते हैं, करते जाते हैं। तो क्या हुआ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है कि आप उन्होंने कहा और आपने वो क्या किया, काम को किया। यानी यहाँ पे मछली, जो हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी में पढ़ा है, जो मछली है यहाँ पे क्या, स्टिमुलस, और बिल्ली ने दरवाजा खोला। ये क्या है, हमारा बिल्ली ने उसके सुगंध से क्या किया, दरवाजा खोला। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। टीचर और पढ़ाई के बीच में भी संबंध होता है। अब हम बात करते हैं कि पैसा और मेहनत। मेहनत करेंगे तभी तो पैसा आएगा। ये तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में भी संबंध होता है। अब हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक के कुछ पुस्तकें के बारे में। थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंट, जिसमें हमारा पहला है एनिमल इंटेलिजेंट, जानवरों की बुद्धि, जो 1898 में आई। दूसरा है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, जो 1903 में आई। और तीसरा है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जो 1906 में आया, जिसको हम शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। और चौथा है हमारा द ओरिजिन नेचर ऑफ मैन, जो हमारा 1913 में आया, जिसमें मानव की जन्मजात प्रकृति।
फिर यहाँ पे इसकी आलोचना भी हुई, कोलन गेस्टाल्टवादी का नियम किसी भी समस्या को सिर्फ अभ्यास द्वारा नहीं सुलझाया सकता। उन्होंने कहा कि गेस्टाल्ट और कोलन ने यहाँ पे आके कहा कि किसी भी समस्या को हम केवल अभ्यास द्वारा नहीं सुलझा सकते हैं। तो यह रहा कि थॉर्नडाइक का प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, जिसको हम ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहते हैं। और आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।